गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर वे में लिखें और इसे पीडीएफ से जरूर चेक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टैनो विद श्रद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी डिक्टेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। और जो भी इस चैनल पर नए आए वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 110 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव न केवल स्वाभाविक बल्कि जरूरी सा हो गया था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली इस दूसरी सरकार ने जहां अनेक महत्वपूर्ण फैसले लेकर दुनिया को चौंकाया, वहीं कुछ ऐसे मोर्चे भी रहे जहां संतोषजनक परिणाम हाथ नहीं आए। अनेक दिग्गज मंत्रियों के इस्तीफे और कई नए नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने के पीछे के जो संकेत हैं, उनकी विवेचना जरूर होनी चाहिए। सरकार को यह यथोचित एहसास है कि उससे लोगों को कहीं ज्यादा उम्मीदें हैं। विशेष रूप से चिकित्सा के मोर्चे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और राज्य मंत्री के स्तर पर बदलाव साफ इशारा है। कोरोना ने पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह किया, साथ ही चिकित्सा व्यवस्था भी लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। मंत्रिमंडल में बदलाव की कुल वंजना यही है कि सरकार अपना चेहरा बदल कर आगे बढ़ना चाहती है। सहज ही कुछ बदलने लायक था, तभी तो बदला गया है। यह बदलाव जहां सरकार के पक्ष को मजबूत करेगा, वहीं लोगों के विश्वास को भी बढ़ाएगा। अमूमन देश में छोटे छोटे बदलाव मंत्रिमंडल के स्तर पर होते थे, लेकिन यह बड़ा बदलाव बदली हुई मानसिकता को भी जाहिर करता है। शायद केंद्र सरकार प्रदर्शन के स्तर पर समझौते के लिए तैयार नहीं है। पैरा चेंज। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल में सब कुछ बदल देने लायक लगने लगा था। उन्होंने अच्छा काम करने वाले मंत्रियों को न केवल बनाए रखा है बल्कि आगे भी बढ़ाया है। अनुराग ठाकुर और हरदीप सिंह पुरी समेत कई कनिष्ठ मंत्रियों को पदोन्नत किया गया है। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक नए मंत्री बनाए गए हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं। संगठन में अच्छा काम करने वाले भूपेंद्र यादव को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है, तो यह भाजपा संगठन में काम करने वालों के लिए उत्साहजनक बात है। यह एक पहले से बेहतर मिलीजुली सरकार बनाने की कोशिश है। जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी और अपना दल को मंत्रिमंडल विस्तार में महत्व दिया गया है। यह गठबंधन और आगे की चुनावी राजनीति के लिहाज से भी जरूरी था। मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या दोहरे अंकों में है। सभी प्रमुख मजहबों, जातियों और समुदायों के जगह मिली है। मंत्रिमंडल में शामिल नेताओं की औसत आयु भले ही 60 से कुछ ही नीचे हो, पर करीब 14 मंत्री 50 साल से कम उम्र के हैं, तो यह भी युवाओं के देश के लिए सकारात्मक बात है। पैरा चेंज। अब शासन प्रशासन के मोर्चे पर जहां सरकार से लोगों को बहुत बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी, वहीं राजनीतिक स्तर पर भी सरकार को संतुलन बनाकर चलना होगा। आगामी विधानसभा चुनावों में सत्ताधारी गठबंधन या पार्टी ही नहीं, सरकार की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगेगी। जहां एक और कुछ नए मंत्री बनाकर क्षेत्रीय असंतुलन और दुरुस्त करने की कोशिश हुई है, वहीं जिन दिग्गजों को मंत्रिमंडल से अलग किया गया है, उन्हें भी व्यस्त रखने के उपाय करने पड़ेंगे। हर नेता को राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता, पर सबको खुश रखने की कोशिश तो हो ही सकती है। नए मंत्रियों के सामने लगभग 3 साल हैं। उन्हें न केवल प्रधानमंत्री बल्कि देश की नजरों में भी कारगर दिखना होगा। जरूरी है कि ज्यादा ईमानदारी से जमीनी हकीकत के मद्देनजर
सरकार की नई टीम लोगों के सपनों और उनसे किए गए वादों को साकार करे। पैरा चेंज, मानसून ने फिर करवट ले ली है। मौसम विभाग का यह दावा है कि इस बार बेहतर दर्जे का मानसून देश को मिलेगा। धरा का धरा रह गया। बिहार में कहीं बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है तो दिल्ली, पंजाब में लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं। असल में मॉनसून विज्ञान एक जटिल प्रक्रिया है और संवेदनशील मसला भी। सब कुछ सरल सा लगता होगा, लेकिन सच तो यह है कि ऐसा नहीं होता। इस बार ही कहाँ मौसम विभाग की बातें सच हो सकी। इसके कारणों को लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम तरह के अध्ययन होते रहे हैं। पैराचीन, अभी हाल ही में अमेरिका के ऊर्जा विभाग के नॉर्थ वेस्ट नेशनल लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पाया कि 1969 से लेकर 2019 के बीच में बहुत तेजी से ग्रीन हाउस गैसों में इजाफा हुआ है। मोटे रूप में यह भी समझ लीजिए कि पिछले 150 वर्षों में जब से औद्योगिक क्रांति हुई है, दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड 30% बढ़ी है और यह मानसून पैटर्न को प्रभावित करती है। इसका सीधा असर तापक्रम पर पड़ता है, जिससे उष्णकटिबंधीय इलाकों में बारिश का संकट पैदा हो जाता है। ऐसा ही कुछ इस बार हुआ है। पैराचेन, जब जब किन्हीं कारणों से वायु प्रदूषण होता है और नमी पड़ती है, तब तब इसका मानसून के रुख पर असर पड़ता है और अंत में यह समय पर बारिश के न होने जैसा असर दिखाता है। अमूमन यह भी देखने में आया है कि शहर धीरे धीरे वर्षा के पानी से वंचित होते जा रहे हैं। दिल्ली को ही बतौर उदाहरण ले, आकस्मिक बारिश के अलावा मानसून की दृष्टि से भी दिल्ली में बहुत बारिश नहीं होती। अगर आज पूरे देश का सर्वेक्षण कर ले तो यही पता चलेगा कि शहर मानसूनी वर्षा से वंचित हो चुके हैं। कारण साफ है कि जैसी हलचलें, यातायात, निर्माण कार्य शहरों में बढ़ते जा रहे हैं, इसका असर स्थानीय तापक्रम पर पड़ता है और वे सब मिलकर मानसून को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। पैराचेन, पूरे एशिया के मानसून के पीछे एक बड़ा सरल सा विज्ञान है। यहाँ गर्मियों में खास तौर से तापक्रम की वृद्धि होती है, जिसके कारण समुद्र में वाष्पोत्सर्जन होता है और यही एक बड़े दबाव के साथ उन इलाकों में पहुँचता है जहाँ कम दबाव है। पहले पश्चिमी घाट, उसके बाद पूरे देश और फिर हिमालय में यह मानसून पहुँचता है, जहाँ ऊंची पहाड़ियों में बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मानसून दक्षिण भारत से विभिन्न क्षेत्रों की करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा करता है। इसी यात्रा के बीच स्थानीय हलचलों के कारण यह प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। दूसरी तरफ अंटार्कटिका महाद्वीप भी हमारे मानसून पर सीधा असर डालता है। पैराचेंज, हमारा कृषि कर्म मूलतः मानसून पर ही निर्भर है। यह करीब 70% किसानों को सीधा प्रभावित करता है और दुनिया में करीब 2.5 अरब लोग इससे प्रभावित होते हैं। कितनी अजीब बात है कि हम जिस देश में रहते हैं, वहाँ मानसूनी बारिश 4000 किलोमीटर की यात्रा करती है और औसतन 1170 मिलीमीटर पानी जमीन पर गिराती है, जो बहुत बड़ी मात्रा है और उसका एक बड़ा हिस्सा सीधे नदियों और समुद्र में चला जाता है। मगर बाकी का बचा पानी जिसे हम साधना चाहिए, हम उसे भी संभाल नहीं पाते, क्योंकि हमने प्रकृति अथवा विज्ञान के रास्ते पानी को संजोने का काम नहीं किया। हमें जानना चाहिए कि प्रकृति ने हमारे पानी का प्रबंधन दिया था। गाढ़ गदेरे, कुएं और तालाब इसके लिए माकूल थे। आज परिस्थितियां इस हद तक बदल चुकी हैं कि हम उस प्रबंधन को समझने में पूरी तरह नाकाम हैं। पैराचेंज,
अब हमारा पानी का प्रबंधन देखिए। एक तरफ देश गर्मियों में पानी का भारी अभाव झेलता है, तो दूसरी तरफ मानसून में बाढ़ व जल भराव का हो हल्ला रहता है। यह मनुष्य की सोच व नीतिकारों की नासमझी का बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम दोनों ही परिस्थिति में पानी पानी करते हैं। अगर हमें पानी को पाना है अपनी, तो परंपराओं के साथ जुड़कर हम इसका बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। यह समय है कि हम प्राकृतिक प्रबंधन व पारिस्थितिकी को ना नकारें और अपने पानी के रास्ते को मजबूत करें। हमें अपनी जल नीतियों पर फिर से गौर करना ही होगा और यह समझना होगा कि जल है तो जीवन है और जीवन है तो तभी जहान है। स्टॉप।